हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक वेज ग्रेवी बेस जो 2 महीने तक चल सकता है। और इसके लिए हम जो रेगुलर गैस स्टोव है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम न्यूट्री कुक का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है हमें यह ग्रेवी बेस बनाने के लिए एक या उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन यह ग्रेवी बेस हम हर रोज़ के सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ग्रेवी बनाने के लिए या फिर कोई भी वेज या फिर नॉन वेज सब्जी बनाने के लिए। मैं जितना ग्रेवी बेस बना रहा हूँ वो हमारे घर में हो सकता है 15 से 20 दिन चले, लेकिन कितना टाइम से हो सकता है इसमें, हर रोज़ अगर आप सोचोगे तो सब्ज़ी बनाने से पहले जो हमारे भारतीय व्यंजन हैं उसमें हम ज़्यादा करके प्याज और टोमेटो डालते हैं। तो प्याज टोमेटो काटने के लिए, उसको कुक करने के लिए कम से कम 20 मिनट तो ऐसा ही चला जाता है। अगर ज़्यादा है तो 20 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हर रोज़ के 20 मिनट हम बचा सकते हैं। और आपके घर में अगर कम मेंबर है तो ये ग्रेवी बेस ज़्यादा भी चलेगा और वैरायटी ऑफ ग्रेवीज़ में ये इस्तेमाल होता है। जब इस ग्रेवी बेस के बारे में मैंने पहले सोचा तो मुझे लगा था कि शायद बाद में इसका अरोमा या फिर टेस्ट उसकी बदल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे मैं इस्तेमाल करते गया तो समझ में आया कि उल्टा, क्योंकि सारे जूसेस एक साथ अच्छी तरह से मर्ज हो जाते हैं तो उसकी टेस्ट हम जो डेली फ्रेश टमाटो और प्याज का, ऑनियन का जो ग्रेवी बनाते हैं उससे भी ज़्यादा लगती है। चलिए तो देखते हैं हमने इसके लिए क्या लिया हुआ है। मेरे पास है यहाँ पे 20 अनियंस, लगभग 2 किलो जितने वो अनियन हैं, 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा। यहाँ पे है मेरे पास 20 टोमेटोज़। उसके सिवा मैंने लिया हुआ है लहसुन। ये लगभग 100 ग्राम लहसुन है, सारा का सारा हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यह है कड़ी पत्ता और मेथी। ये हमारे कुछ मसाले बॉक्सेस है जिसमें से हम सारे मसाले तो नहीं, कुछ मसाले हम यूज़ करेंगे। हम लहसुन के साथ अदरक भी हम डालने वाले हैं, पूरा का पूरा इतना अदरक हम उसमें डाल देंगे। जो हमको ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ सकता है वो मेजरिंग कप या न्यूट्री कुक के साथ आया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 160 ml या फिर इसमें पोर्शंस भी दिए हुए हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मैशर, ग्रेवी बनने के बाद स्मैश करने के लिए हमको स्मैशर लगने वाला है। हम उसको मिक्सी में नहीं निकालेंगे। मिक्सी से अगर निकालते हैं तो उसकी टेस्ट चेंज हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप ज़्यादा फाइन ग्रेवी प्रीफर करते हो तो आप मिक्सी से भी निकाल सकते हो। स्पैचुला वुडन भी है हमारे पास और दूसरा वाला भी है। देन वी हैव 250 ml ऑफ ऑयल। आपको जो अच्छा ऑयल लगता है वो ले सकते हैं। ये मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया हुआ है। प्याज और टमाटर काटने के लिए ये मैकेनिकल टाइप का कटर है, उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टमाटोज़ को हम अच्छी तरह से धो के बाजू में उसका पानी निकल जाए, इतने समय तक हम बाजू में उसको रख देंगे। सब्जियाँ कहाँ कहाँ से आती है तो आप ये इंश्योर कीजिए कि टमाटोज़ को आप अच्छी तरह से 1 या 2 बार सिंगल टमाटोज़ को हाथ लगाते हुए अच्छी तरह से आप धोए। उसमें कोई मिट्टी अगर है, उससे कोई अगर दूसरा रेसिड्यू लगा हुआ है, जैसे आजकल बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसा अगर कुछ लगा हुआ है तो वो सारा निकल जाना चाहिए। तो मैंने सारे टमाटोज़ अच्छे से धो लिए हैं, लेकिन मैं उसको किचन बेस के ऊपर नहीं रखूँगा। मैं उसको बेसिन के ही कॉर्नर पे उसको अभी के लिए रखता हूँ ताकि उसका पानी निकल जाए। आपने देखा होगा मैंने होल्स वाला उसको पॉट लिया हुआ है ताकि उसका नीचे का पानी सारा निकल जाए। बाकी जो चीज़ें हमको इमीडिएट नहीं लगने वाली है वो मैं थोड़ा बाजू में कुछ देर के लिए रख देता हूँ। जैसा हमको लगेगा फिर हम उसको वापस हमारे हाथ में ले लेंगे।
कैंची आजकल तो किचन की तो एक बाय डिफ़ॉल्ट लगने वाली चीज़ हुई है, कैंची तो लगनी ही लगनी है। मार्केट से मैंने ये प्याज लिए हैं, उनका कहना ये है कि ऑर्गेनिकली ग्रोन जो है तो प्याज है, उसके लिए मार्केट के ऊपर थोड़ा सा विश्वास तो हमको रखना ही पड़ेगा। 20 प्याज हमने अच्छे से बाजू में निकाल लिए हैं। प्याज को हम पूरी तरह से कट नहीं करेंगे, हमारा जो मैकेनिकल कटर है उसमें हम कट करने वाले हैं। बस उसके 2-3 अच्छे से कर देंगे। जब हम कटर में कट करेंगे तो हमको सहूलियत होगी। फटाफट अभी हम प्याज को कट कर लेते हैं। अगर प्याज से जो गैसेस निकलते हैं उससे अगर आपको तकलीफ़ होती है तो आप उसको ब्रीफली पानी में डुबो के बाजू में रख सकते हैं। बस इस तरह के हम उसको अभी के लिए कर लेंगे, बाद में हमारी मैकेनिकल जो कटर है उसमें से हम उसको फटाफट निकाल लेंगे। तो 20 हमारे यहाँ पे प्याज है। 20 प्याज के लिए हो सकता है हमको ज़्यादा से ज़्यादा सब काटने के लिए 10 मिनट हमको लग जाए। दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को जो है डैड कुक्स उसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट अच्छे से करते रहें। अब कुल मिला के स्टोरी ये है कि खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरे पास है और मेरे घर में टोटल 4 लोग हैं, वाइफ और 2 बेटे। बेटे भी बड़े हैं, तो हर रोज़ मैं 2-2 घंटा किचन में दूँ वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी तो जॉब होता है। इसलिए मैंने ट्रेडिशनल किचन को थोड़ा मॉडर्न स्वरूप देने की कोशिश की है, ताकि हर रोज़ का जो मेरा एफर्ट है वो बच जाए और थोड़े स्मार्ट तरीके से अच्छे टेस्ट से, अच्छे चाव से जो हर रोज़ के व्यंजन हैं वो बने। अब तक तो हमने 4-5 प्याज काट लिए और कंटिन्यूस अच्छी तरीके से अपना हाथ चलाते हुए बाकी भी प्याज जो तो फटाफट काट लेते हैं। ऊपर का जो छिलका है प्याज का, उसको कितना निकालना है ये आप अपना हमारा डिसाइड कर सकते हैं। अगर प्याज थोड़ा सा गला हुआ आपको मिलता है तो हो सकता है आपको एक से ज़्यादा परत इसके हटानी पड़े। जैसे मैं अभी काट रहा था तो कम से कम 1 ऑनियन मुझे मिला जिसकी ज़्यादा परतें मुझे हटानी पड़ी। पहले कुकिंग मुझे बड़ा बोरिंग सा काम लगता था, लेकिन जब से मैंने उसको एक नया स्वरूप देने की कोशिश की है तो ये मेरे लिए बहुत ही एंजॉइंग वाला काम हुआ है। और डैड ने बनाने के बाद जब बच्चे चाव से खाना खाते हैं और एक रोटी तो वो ज़्यादा ही खा लेते हैं तो डैड को बहुत खुशी मिलती है। और डैड को क्या चाहिए, उसके बच्चे अच्छे से खा पी ले, खुश रहे, प्रगति करे, बस उतना ही चाहिए। आपने अगर मेरे दूसरे वीडियोस देखे हैं तो हर रोज़ का खाना जो मैं बनाता हूँ जिसमें दाल, चावल, रोटी और 2 सब्जी, या कभी कभी अगर सब्जी ग्रेवी वाली बनती है
तो एक सब्ज़ी बनती है। मैं कोशिश करता हूँ कि डेली का जो मेरा खाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट से 45 मिनट में 4 लोगों का खाना एक समय में बने। और मैं प्रेफर करता हूँ कि दोनों वक्त फ्रेश खाना बने। दोस्तों, हम आईफोन लेने के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए पे करते हैं। अगर हम उस तरह से खाना बनाने के जो एपरेटस है उसमें अगर हम इन्वेस्ट करें तो आपका डेली टाइम बचेगा और उस टाइम में आप दूसरा भी कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हो। अब खाना बनाने का ये है कि खाना बनाना एक इन्वॉल्व प्रोसेस है, यानी अगर आप 1.5 घंटा खाना बनाते हो तो सारा 1.5 घंटा आपको उस प्रोसेस में इंगेज होना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से मैं खाना बनाता हूँ 1.5 घंटा मुझे नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट मेरा खाना प्रॉपर बनाना चालू करने के लिए लगता है और बाकी ऑटोमेटिक प्रोसेस से मेरा खाना बनता है। कुछ सोच के, कुछ अलग अलग यूट्यूब पे वीडियो देख के, कुछ ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके और कुछ मेरा स्वयं का जो मैं प्रोफेशन में हूँ तो प्रोसेस ओरिएंटेड ऑडिट वगैरह हमको कुछ करना पड़ता है, तो वो एक्सपीरियंस लेके मैंने 100% इन्वॉल्व प्रोसेस को मैंने कोशिश की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 30% या फिर कुछ एक मामलों में तो उससे भी कम, यानी 5 to 10% इतना ही टाइम लगे। और खाना, लेकिन जो हम रूटीन खाना बनाते हैं तो उतना ही वो टेस्टी और कुछ एक केसेस में उससे भी ज़्यादा टेस्टी वो बने। अब जो मैं प्रोसेस से खाना बनाता हूँ, चाहे मेरे पास कोई गेस्ट आए, 5 गेस्ट हो या 10 गेस्ट हो, मेरे पास ग्रेवी ऑलरेडी बनी हुई होती है, ग्रेवी का बेस ऑलरेडी बना हुआ होता है। और मैं करता ये हूँ, जैसे आज शनिचर है, सैटरडे है, तो सैटरडे को मैं सारे वीक का सब्जियाँ जो है मैं बाज़ार से लाता हूँ। और इसमें एक ज़रूर आप ध्यान रखिए, अगर आप लाते हो तो आपको क्या सब्ज़ी लानी है ये आपको अनुभव से पहले से आपको पता होना चाहिए। आपको क्या क्या सब्ज़ी लानी है उसकी लिस्ट और कितनी लानी है, ये आप मार्केट जाने से पहले ही आपके मन में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ताकि जब हम मार्केट में जाए तो हमको ये ना सोचना पड़े कि अब हमने यहाँ से आगे क्या लेना है। आज जैसे सैटरडे है, आज शाम में मेरा 1 घंटा मैं प्रेफर करता हूँ कि किसी भी सुपर मार्केट से मैं वेजिटेबल्स लाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और स्वयं के आंखों से भी देखा है कि सब्जियां फ्रेश रखने के लिए कुछ केमिकल्स का कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। हम सारे लोगों के बारे में तो नहीं बात कर सकते, लेकिन कुछ लोग ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। उनकी शायद बिज़नेस चल जाए, लेकिन उसके हज़ार्ड जो है, उसके प्रॉब्लम जो है वो हमको होगी। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जो सुपर मार्केट है वहीं से मैं सब्जियां लाऊं। अब ये मैं कैसे श्योर हूँ कि सुपर मार्केट की सब्जियां इसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया होगा या रिजनेबली वो अच्छे सोर्सेज से जो है तो लाई होगी, ये मुझे कैसे पता? क्योंकि डैड जो है वो रिलायंस फ्रेश के लिए कंसल्टेंट करके काम कर चुके हैं और डैड ने स्वयं के आंखों से देखा हुआ है कि जो उनका सोर्सिंग प्रोसेस होता है वो काफ़ी डिटेल्ड है, एलाबोरेट है और क्वालिटी का उनके पास काफ़ी पैरामीटर है जो क्वालिटी के लिए वो लगाते हैं। उनके डिसाइडेड वेंडर्स होते हैं और वेंडर को क्वालिटी पैरामीटर को अडेयर करना पड़ता है। और डैड कुछ समय के लिए जो तो ओवरऑल इंचार्ज थे, तो उनको पता है कि
किस तरह से सोर्सिंग किया जाता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा श्योर हो सकते हैं कि जो सुपरमार्केट है जैसे रिलायंस फ्रेश हुआ या फिर स्टार बाज़ार हुआ या फिर इस तरह के जो बड़े सुपरमार्केट है उन पे हम इन कंपैरिजन ऑफ अदर सेलर्स हम ज़्यादा विश्वास उन पे हम कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि सारी जो वेजेस है वो सैटरडे को ही जनरली मैं लाता हूँ और सैटरडे को लाने के उपरांत एक तो सैटरडे अगर जल्दी अगर आ जाती है तो सैटरडे को ही या फिर संडे को डैड को खुद सारा सब्जी साफ़ कर लेते हैं और कट करके रखते हैं। ये नहीं कि जब हमको सब्जियां बनानी है तो उस वक्त हम उसको उस प्रोसेस को लगेंगे, ये मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। मेरे लिए तो प्रेफरेबल यही है कि सारा प्रिपरेशन पहले ही हो जाए। अब हमने टोमेटो कट करके रख लिए है, अब हम प्याज हमने कट करके ले लिए हैं। अब हम टोमेटो के लिए हम उसी तरह से कट करेंगे। प्याज की तरह से तो इनको छीलना नहीं होता है, सीधा सीधा 2 कट कीजिए और बाजू में रखिए। तो सारी सब्जियां जो है जैसे हुआ आपका पालक से लेके तो अलग अलग जो मेथी हुई या फिर फ्रूट टाइप के वेजिटेबल है जैसे स्नेक गॉड या फिर करेला वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ें हम संडे को ही हम डिसाइड कर लेते हैं। और बाय एंड लार्ज मेरा शेड्यूल एक रिटन फॉर्मेट में रेडी होता है कि आने वाले वीक में कौन से दिन कौन सी सब्जी बनेगी या फिर कौन सी रेसिपी बनेगी। जैसे कल मेरा बड़ा बेटा जो अभी उसको क्रिसमस के हॉलीडेज़ है उसके कंपनी को, तो वो गांव गया था जहाँ पे हमारी कुछ पुरानी खेती है, जो हमारे जो बटाईदार जिसको बोलते हैं, यानी परसेंटेज में काम करने वाले जो फार्मर्स होते हैं, तो बटाईदार के घर पे वो रहा अच्छे से, उसने वहाँ का एनवायरनमेंट एंजॉय किया। और आते वक्त ही उसने मुझे फ़ोन करके बोला है कि कल वो आएगा तो उसको कुछ अलग खाना है। तो उसको तो ये पता नहीं है, लेकिन कल हम एक्सोटिक वेज इन कोकोनट मिल्क हम कल बनाने वाले हैं। उसको काफ़ी पसंद है, बच्चों को थोड़ी अलग तरह की टेस्ट और सब्जियां अच्छी लगती है, तो डैड कोशिश करते हैं कि अलग अलग सब्जी जो न्यूट्रिएंट से भरी भी हो और बच्चों को पसंद भी आए तो वो खाए। सारे एक्सोटिक वेज जो रिक्वायर्ड है वो डैड ने आज ही मार्केट से लाए हैं। और डैड को स्वयं को बहुत जो वेजिटेबल्स है, अलग अलग वेजिटेबल खाना बहुत पसंद है। तो मुझे तो कोई भी सब्जी हो मैं अच्छी तरह से चाव से खा सकता हूँ। इंडिविजुअल पे डिपेंड है। जैसे मेरा छोटा बेटा जो है वो सारी सब्जियाँ उसको पसंद है और कुछ भी अच्छे से चाव से खा लेता है। अब उसका टेस्ट का भी उसमें बड़ा परसेंटेज है। और दूसरा ये है कि वो थोड़ा सबमिसिव टाइप का सुन लेता है, बहुत प्यारा बच्चा है वो, सारों को खुश करना चाहता है। वैसा बड़ा भी अच्छा बच्चा है, उसको उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, अभी अभी जॉब को लगा है, लेकिन उसको सारी सब्जियां पसंद नहीं है। जब वो छोटा था तो मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े उसको अलग अलग सब्जियां खिलाने के लिए, लेकिन वो कहानी कुछ हम अलग दिन सुनेंगे। आजकल तो बड़ा हो गया है तो थोड़ा मैच्योर भी हो गया है, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है आजकल वो सैलड भी खाने लगा। पहले सैलड या फिर कोई भी सब्जी वो खा ही नहीं सकता था। जब हम बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे तो उसका एक फेवरेट था पनीर, बस पनीर खाएगा और दूसरा कुछ नहीं खाएगा। लेकिन अभी परिस्थिति बदल चुकी है, वो भी सारी सब्जियां कहे कि चाव से या फिर कहे कि
अनअवॉइडेबल है, इसलिए जो डैड बनाते हैं वो तो घर में तो खाना ही पड़ता है भाई। और मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा यमीनेस उसमें आ जाए, जो टेस्ट उनको पसंद है दोनों बच्चों को वो उसमें आ जाए। तो उससे होता यह है कि वो खा भी लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी है सारे बच्चों ने खाना वो अच्छी तरह से उनके पेट में जाता है। अलग अलग सब्जियों के बारे में हम जब बात करेंगे तो उसका हम विस्तार से उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। चलिए अभी हम इसको काटना चालू करते हैं। मैकेनिकल कटर मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। वैसे मुझे जो पसंद आया था वो था हॉरिजॉन्टल वाला, जिसमें नीचे कंटेनर है। कटी हुई सब्जी, टमाटो या फिर प्याज या फिर जो भी हम काटते हैं नीचे उसमें आके गिरता है। इसमें यह है कि हम जोर से उसको दबाना पड़ता है, इसको भी पड़ता है। लेकिन इसका ये कटर अच्छा है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम यह है कि सामने वो उड़ जाता है, तो कुछ हमको सोच के उसको करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से हाथ मुझे लगाना पड़ता है, और फिर हाथ लगा कर हमने किचन तौलिया लिया हुआ है। तो लास्ट टाइम हमने जब किया था तो एक बड़ी सी प्लेट हमने इस तरह की हमने ली हुई थी। थोड़ा सा मुश्किल हुई थी लेकिन काम बन गया था। देखेंगे इसमें अगर बनता है तो ठीक, नहीं तो हम बड़ी प्लेट फिर से लेंगे। चलिए फटाफट हमारा काम अभी चालू हुआ है और बन रहा है। ज़्यादा तकलीफ तो हमको इसमें नहीं मिल रही है। और आपको बता देता हूँ मैं कितना फाइन और अच्छी तरह से ये कट गया है। बस इतना ही कट हमको चाहिए। अगर इससे फाइन कट हमको चाहिए तो जो मैंने इस तरह का हाथ यहाँ पे लगा हुआ है उसमें ले लो और फिर से इसमें डालो, या फिर 2 टाइम इसको कट करो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक टाइम कट करना काफ़ी है, 2 टाइम कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसको पहले से ही 4 हिस्सों में बांट लिया है। तो जितना अभी कट होता है उतना काफ़ी है हमारे लिए। जो हॉरिजॉन्टल पॉट है अमेज़ॉन पे आपने देखा होगा, उसमें ये हाथ लगाने की जगह पे उसमें नीचे कंटेनर में कट की हुई चीज़ें आ जाती है। तो वो भी अच्छा है, लेकिन केवल उसका एक ही ड्रॉबैक हो सकता है कि वो कंटेनर बहुत छोटा है। तो हर वक्त 4-5 बार करो और कंटेनर खाली करो, ठीक है। अगर ले लिया है या फिर लेने के सोच रहे हैं तो ये इनकन्वीनियंस इतना भी नहीं है कि हम उस कटर को हम यह बोले कि वो काम का नहीं है। अगर कंपैरिजन में मुझे ये कटर ठीक लगा था, इसलिए मैंने ये अमेज़ॉन से ही मंगाया है। इसमें यह है कि ये तो मुझे एक्सपीरियंस से पता चला कि पहले हम टोमेटो करेंगे, बाद में हम प्याज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो ब्लेड्स है इसमें टोमेटो कुछ इस तरह से थोड़े थोड़े फंस जाते हैं। तो आखिरी बार जब हम कट करेंगे तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाद में अगर प्याज करें, प्याज कम फंसता है, प्याज भी फंसता है लेकिन वो कम फंसता है। तो बाद में अगर प्याज लेते हैं तो टोमेटो जो भी इसमें अटके पड़े हैं वो निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा ईज हो जाता है। जब आपको इसकी आदत होगी तो ये काफ़ी आसान चीज़ आपके लिए हो जाएगी। अब देखिए क्या है कि हम अचार बना के रखते हैं, हम पापड़ बना के रखते हैं, या फिर जिसको हम मराठी में कुरडया खारोड्या बोलते हैं, गेहूं का
या फिर जो बाकी मिलेट्स है उनका बनता है, वो तो हम साल भर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इस तरह से ही ये जो ग्रेवी बेस है इसके बारे में सोचना है। और वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये 3 महीने तक ग्रेवी चलती है। उसका तरीका ये है कि उसमें थोड़ा सा विनेगर आप ऐड करो, अगर आप प्रीफर करते हो, आपको अगर एसिडिटी वगैरह उससे नहीं होती है, फिर आपको किस तरीके एलर्जी नहीं है विनेगर की, तो थोड़ा सा विनेगर ऐड करो, उससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ उसमें विनेगर ना डालें। तो उसका तरीका ये है कि ग्रेवी बनने के बाद उसको छोटे छोटे कंटेनर्स में आप डिवाइड कर दो, और सारे कंटेनर एयर टाइट कंटेनर होने चाहिए। और जो फ्रीज में इस तरह से रखो कि आपको एक कंटेनर निकाल के 2-3 दिन में इस्तेमाल करें, उसके बाद में उसको दूसरा कंटेनर निकालें। यानी कंटेनर थोड़े छोटे टाइप के होने चाहिए, जिसमें 200, 250 या मैक्सिमम 500 ग्राम ग्रेवी उसमें फिट होगी। और एक एक कंटेनर निकालो। तो आपको अब तक तो पता चल गया है कि डायरेक्ट जो है तो एक प्रोफेशनल थे ऑपरेशंस में, तो जिसको हम ऑपरेशन में बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कंटेनर कुछ इस तरह से रखने हैं कि अगर आपके पास पहले कुछ ग्रेवी बनी हुई है तो वो पहले इस्तेमाल हो, और जो फ्रेश ग्रेवी बनी है उसके बाद में इस्तेमाल हो। अब उसका मज़ा ये है दोस्तों, आप अगर बनाओगे उसको तो आपको भी पता चलेगा कि ये ग्रेवी इमीडिएट तो आप बिल्कुल कंज्यूम उसको कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस ग्रेवी को जैसे जैसे दिन बीतेंगे, 2-3-4 दिन होंगे, तो उसके जो जूसेस है अच्छी तरह से एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो उसकी जो टेस्ट जो बनती है दोस्तों, तो मैं उसका बयान नहीं कर सकता। उसका मैं वर्णन शब्दों में करना केवल मुश्किल है। देखिए, सारे टमाटो हमने लगभग जैसा मुझे याद है ये 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा टमाटो थे। तो एक टमाटो मैंने उसमें का बाजू में निकाला, तो हम उसको 2 किलो बोलेंगे। तो 2 किलो टमाटो हमने फटाफट इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। अब उसको रखते हैं बाजू में और लेते हैं हमारा प्याज को हम इस कंटेनर में रखेंगे और इसको हमने बाजू में शिफ्ट कर दिया। तो चलिए, अब नंबर है प्याज का। भाई डर मत, तेरे को मैं अच्छी तरह से काटूंगा, डोंट वरी। नहीं डर रहा है बेचारा, कोई बात नहीं, मजाक की बात, चलिए छोड़िए। तो अब हमने शुरू किया प्याज काटना। अगर आपको ज़्यादा फाइन कटिंग चाहिए तो आप उसको 2 बार चलाइए। जैसे ये एक बार हुआ, करके बताता हूँ, मुझे ज़्यादा फाइन अच्छी नहीं लगती। एक बार हुआ और फिर से मैंने उसको अंदर डाल दिया। तो ये अगर आप लेफ़्ट हैंड प्रीफर करते हो तो आप लेफ़्ट की तरफ से भी उसको कर सकते हो। तो मैंने ये 2 बार चलाया। तो अगर आप देखना चाहते हो कि दूसरी बार चलाने से एकदम अच्छे से फाइन चॉप हुआ है वो। इसमें क्या आप 2-4 पीस आप लेके, ज़्यादा भी मत भरिए, 2-4 पीस लेके अच्छे से आप उसको कट करके बाजू में कर लीजिए। ज़्यादा फाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्याज की वैसे भी परतें होती है, तो जब आप उसको खुला करेंगे तो वैसे भी वो छोटे छोटे बनेंगे। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप चाहते हो तो फाइन हो कोई बात नहीं, 2 बार चलाइए उसको। अगर आपको दरदरा अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि लॉजिक उसका ये है दोस्तों कि जब हम उसको ऑयल में फ्राई वगैरह करेंगे तो हम जो स्मैशर हमने लिया हुआ है ये वाला, उसमें उसका इस्तेमाल करके हम उसको स्मैश भी करने वाले हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अभी उसको फाइन ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत वैसे नहीं है। 20 हमारे ऑनियंस है, तो मैं सोचता हूँ कि वो 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा ऑनियन है। मैं लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड से पुश करना प्रीफर करता हूँ, और लेफ़्ट हैंड से उसको
समेटना प्रीफर करता हूँ, इसलिए मैंने उसका डायरेक्शन चेंज किया। होप सो आपको फीलिंग आ रही है या फिर आपको दिख रहा है कि प्याज कितना फटाफट तरीके से आँखों को ज़्यादा तकलीफ ना देते हुए फटाफट तरीके से वो बन रहा है। मेरी स्पीड थोड़ी कम हुई है क्योंकि मैं करते हुए कमेंट्री भी कर रहा हूँ। अगर कमेंट्री ना करता तो अब तक मेरे ख्याल से शायद मैं टमाटो और प्याज दोनों अच्छी तरह से काटना मेरा हो जाता। कोई बात नहीं, बातें भी ज़रूरी है। अगर मैं कमेंट्री ना करूँ तो आपको भी वीडियो देखते समय बोर हो जाएगा। बस प्रैक्टिस की और चाहत की बात है दोस्तों। वर्किंग फीमेल्स अगर है, मेल्स अगर है, दोनों भी, आजकल ये तो नहीं रहा कि फीमेल्स ही खाना बनाएंगी। तो जैसे मेरे घर में तो खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरे पास है। तो अगर वर्किंग अगर आप हो और थोड़ा आपने प्रोसीजर सिस्टम लगाने की कोशिश की तो खाना तो बहुत अच्छा बनेगा और खाना बनाने का प्रोसेस जो है वो कम इन्वॉल्व और एनहांस्ड क्वालिटी आउटपुट वाला हो सकता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि हम आजकल बड़े बड़े फ़ोन लेते हैं और कोई भी फ़ोन अगर आप मीडियम रेंज का अगर फ़ोन लेते हो तो 25 से 30 हज़ार में फ़ोन आता है। और काफ़ी सारे लोग जो हाई रेंज का फ़ोन है उनकी संख्या भी बहुत प्रमाण में अभी बढ़ गई है। जैसे आईफोन हुआ या फिर सैमसंग का कोई प्रीमियम फ़ोन हुआ या फिर दूसरे भी बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में आए लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तो ऐसा लग जाता है। फ़ोन तो 1.25 लाख 1.5 लाख ऐसे ऐसे कीमतें हैं और कुछ कुछ फ़ोन तो 2.25 लाख 2 लाख ऐसे भी है और बहुत सारे लोग ये फ़ोन्स लेते भी हैं। अब जितना आप फ़ोन लेना ज़रूरी समझते हो उतना भी जो किचन के जो इक्विपमेंट्स है वो ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि जो मैं इक्विपमेंट सब लिया हुआ है, ये कोई प्रमोशन नहीं उन इक्विपमेंट्स का, लेकिन मुझे वो काफ़ी फ़ायदे के लगे। ऐसे लगे कि मेरा टाइम उससे बहुत बच रहा है, मेरी इन्वॉल्वमेंट बच रही है और मैं ये अनुभव से कह सकता हूँ कि टेस्ट भी अच्छी तरह से एनहांस हुई है। चलिए दोस्तों, हमारा अभी प्याज काट के रेडी है और आप देखोगे तो टमाटो इसमें अटक गया था। बाद में हमने प्याज किया तो प्याज ज़्यादा अटका हुआ नहीं है, जितना भी रेसिपी में हम उसको बाद में देख लेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 किलो टमाटो फाइन चॉप कर लिए और 2 किलो प्याज फाइन चॉप कर लिए। अब इसको रखते हैं हम बाजू में और लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला इंग्रेडिएंट जो कि है अदरक। अदरक को थोड़ा सा हम धो लेते हैं, उस पर थोड़ी मिट्टी दिख रही है। ये लगभग मैंने 30 से 40 ग्राम का अदरक लिया हुआ है। आपके पास अगर वेइंग स्केल है तो उतना आप भी ले सकते हो। तो इसको हम निकालने वाले हैं मिक्सी से, लेकिन इसका फाइन पेस्ट नहीं बनेगा, बिल्कुल जिससे जो है तो तड़के में अच्छे तरह से वो बने उतने ही वो बनेंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया है 30 से 40 ग्राम अदरक और ये है मेरा लहसुन, जो लाया ही मैंने 100 ग्राम का है, इसलिए मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये 100 ग्राम लहसुन है। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन। तो आपके पास टाइम है और अगर आप प्रिफर करते हो कि जो बड़े वाले लहसुन की पंखुड़ियाँ है वो लाए और उसको घर में आप क्लीन करो तो ज़रूर वो ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मैं प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा
कम इन्वॉल्व प्रोसेस हो। तो मैंने पहले से छिला हुआ लहसुन मैंने लाया है, लहसुन, और उसमें आप प्रोसेस्ड वाली डेट आप देख लो ताकि आप समझ जाओ कि वो ज़्यादा पुराना नहीं है। बाद में अगर पुराना है तो फिर उसका स्मेल आने लगता है, टेस्ट बिगड़ती है। तो 2 मिनट के लिए मेरा आवाज़ आपको नहीं आएगा क्योंकि मिक्सी का आवाज़ अभी ज़्यादा बढ़िया आने वाला है। ये हमारा अदरक और लहसुन फटाफट तरीके से हमारे यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है, और मैं समझता हूँ सारी चीज़ें हमारे अभी जो रिक्वायर्ड है प्रिपरेशन वो तो हो गई है। तो जो चीज़ें हमको नहीं लगने वाली बाजू में रखते हैं, इसको मैं डालता हूँ किचन सिंक में। कैंची और नाइफ यानी छुरी हमको नहीं लगने वाली है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया ड्रॉवर्स में। ये 2 चीज़ें ज़रूर लगने वाली है, और ये आपको पता ही होगा, ये मेरे माता जी ने खाने के साथ साथ मुझे डिसिप्लिन करने के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया है। और मैं मिस करता हूँ माता जी को, वो तो दुनिया से चल बसी, लेकिन मेरे मन में अभी भी आता है कि माता जी एक बार आए और मुझे थोड़ा सा उनके तरीके से डिसिप्लिन फिर से एक बार करे। उसमें का जो माता जी का प्रेम था वो मैं सच्ची तरीके से अभी भी मैं मिस करता हूँ। कटर हमको अब नहीं चाहिए, मैंने शिफ्ट कर दिया। किचन तौलिया ये जाएगा बाद में वॉशिंग मशीन में। हाँ, उसमें जो प्याज वगैरह अटका हुआ है डेफिनेटली वो निकालने के बाद वो जाएगा। अब हमारा लेते हैं हम न्यूट्री कुक। ये आया हमारा न्यूट्री कुक, इसको जोड़ लेते हैं भाई। और मिक्सी का काम हमारा हो गया है तो उसको मैंने थोड़ा सा बाजू करवा दिया न्यूट्री कुक। इसका ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये तो हमको नहीं लगने वाला, सारी ग्रेवी सॉटे मोड में ही बनेगी। चलिए मैं कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ, और सबसे पहले हम हमारे न्यूट्री कुक की सेटिंग हम देख लेते हैं। हम इसको पहले सॉटे मोड में, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लो, मीडियम और हाई, हम शुरुआत लो से करेंगे, फिर मीडियम पे जाएंगे और कुछ देर के लिए हम हाई करेंगे। टोटल टाइम इसको हमको लगने वाला है 30 मिनट्स, तो इसको हम 30 मिनट्स कर लेते हैं। ओह नो, मैंने मीडियम इसलिए लिया दोस्तों ताकि क्योंकि उसको मैंने ये पॉट को मैंने पहले से ही ड्राई किया हुआ है। तो अगर ड्राई किया हुआ है तो कोई बात नहीं, मीडियम ले सकते हो। अगर ड्राई किया हुआ अगर नहीं है तो थोड़ा सा लो पे चला के उसको पहले एक बार ड्राई करना ज़रूरी है। आई होप सो आपको पॉट अच्छी तरह से दिख रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा आपको दिखे। तो जो इंग्रेडिएंट्स हम डालने वाले हैं उसको हम सीरीज़ में हम रख लेते हैं ताकि कुछ चीज़ें हमसे भूल ना जाए। सबसे पहले हम 250 ml हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। मुझे कैसे पता ये 250 ml है, क्योंकि ये ऑयल डिस्पेंसर में अगर आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये 250 का ये लेवल यहाँ पे है। ऑयल डिस्पेंसर में लेवल्स वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो 250 ml तक का ऑयल है तो 250 ml ये है हमारा ऑयल।
सबसे पहले हम सारा का सारा ऑयल उसमें डालेंगे। मैंने अभी सॉटे मोड ऑन नहीं किया है क्योंकि अपना न्यूट्री कुक का जो इनर पार्ट है वो ड्राई है, इसलिए मैंने उसको लो पे चलाया नहीं है। चलिए, सारा ऑयल मैंने इसमें ले लिया है। अब ऑयल कंटेनर को रखते हैं बाजू में और हमारा सॉटे मोड को हम करते हैं स्टार्ट। यह हुआ है स्टार्ट। ओपन करके रखते हैं हमारा कसूरी मेथी। मसाला जो मेरा कंटेनर है उसमें कि हम सारी चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हल्दी है और ये कश्मीरी लाल जो है तो चिली पाउडर है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने खोल के उसको रखा और दूसरे कंटेनर में सारा भरा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें धनिया की पाउडर है तो उसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये अभी रिवर्स काउंटिंग उसकी होती है। आपने अगर न्यूट्री कुक लिया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको पता ही होगा। इसमें मैं प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा डाल के रखता हूँ ताकि जब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो मुझे समझ में आए कि ये गर्म हो चुका है। उसको लगभग 3 से 5 मिनट लगेंगे उसको गर्म होने के लिए। बबल्स उसमें आना चालू हो गए हैं। कुछ रेसिड्यू शायद पानी का उसमें बचा हुआ था तो उसका थोड़ा थोड़ा हवा आ रहा है। ज़्यादा भी पानी दोस्तों उसमें नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर है तो उबाल के एकदम से ऊपर आ जाता है तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो कोशिश करें कि पूरी तरह से ड्राई हो। इसीलिए मैंने सोचा था कि थोड़ा सा 3 मिनट के लिए उसको लो सॉटे मोड पे चलाएं, 2 या 3 मिनट के लिए, ताकि रेसिड्यू भी अगर कुछ पानी का है तो वो निकल जाए। वेरी गुड, 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको हाई मोड पे करते हैं। इसका ये है कि जहाँ पे हम उसको बंद करते हैं तो उसकी इवन पास का जो मिनट्स बचा हुआ है तो वहाँ से वो काउंट डाउन चालू करता है। जीरा हम ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, केवल इतना ही, यानी 1 चम्मच हम सिर्फ जीरा डालेंगे। अगर आप प्रीफर करते हो तो आप हींग भी डाल सकते हो, जो जिस भी फ्लेवर का आपको हींग पसंद है वो भी आप डाल सकते हो। मैं प्रीफर करता हूँ, इसलिए मैं तड़के में जब हम तड़का देंगे तो उसमें हम हींग को भी ऐड करेंगे ताकि उसकी टेस्ट एनहांस हो। जब आप लहसुन और अदरक जब आप मिक्सी में उसको घुमाओगे तो इसको इंश्योर करना कि ज़्यादा उसकी पेस्ट नहीं बन रही है। खाते वक्त जो बारीक बारीक टुकड़े अगर लहसुन और अदरक के खाते समय अगर आते हैं तो बड़ी अच्छी वाली टेस्ट उससे लगती है।
आप अगर प्रीफर करते हो तो कुछ खड़ा मसाला भी आप उसमें डाल सकते हो, जिसको हम तेज़ पत्ता वगैरह बोलते हैं। अगर आप प्रीफर करते हो तो उसको भी हम इस स्टेज पे हम ऐड कर सकते हैं। नमक बिल्कुल एक ऑप्शनल तरह की चीज़ है अभी के लिए। अगर आप नमक बाद में डालना प्रेफर करते हो तो आप उसको जब आप इस्तेमाल करोगे तभी भी आप उसको डाल सकते हो। नमक का ये है कि अगर हम बाद में उसको डालें तो उसकी ग्रेवी की लाइफ बढ़ती है। अगर नमक हम पहले से डालें तो ग्रेवी की लाइफ थोड़ी, एक ऑब्जर्वेशन है कि थोड़ी सी कम होती है। चलिए, तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है तो 6 मिनट उसको हो गए हैं हमने गरम करते हुए, कुछ मीडियम पे और कुछ हाई पे। तो मैं डालने वाला हूँ अभी जीरा। जीरे के बाद में इमीडिएट हम लहसुन और अदरक डालेंगे। जीरा हमने डाल दिया है और जब उसका तड़कना बंद हो जाए तो हम अदरक और लहसुन हम डालेंगे। गुड, मैंने डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट यानी जो हमने मिक्सी से घुमाया था वो सारा। ये मैंने डाल दिए कुछ खड़े मसाले और इसको मैं थोड़ा सा उसको घुमा लेता हूँ ताकि वो जल ना जाए। इस मोमेंट पे हम डालेंगे थोड़ा हींग। आपके ऊपर है आप कितना हींग प्रेफर करते हो। मैंने लगभग आधा टीस्पून हींग उसमें डाला है। और जब लहसुन अदरक अच्छे से पक रहा है, जिसको अंदाज़ा 1 मिनट लगता है, अब 23 मिनट 15 सेकंड का काउंटडाउन हो रहा है, तब हम डालेंगे उसमें बाकी चीज़ें। पूरा हमने इसमें कढ़ी पत्ता उसमें हमने डाला है। अब अदरक का और लहसुन का रॉनेस जो है तो कम हुआ है। इंश्योर करें कि आप थोड़ा सा नीचे देखें कि बेस को ना लगे। अभी से अगर ये बेस को लगता है तो जब हम उसको पकने के लिए छोड़ेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा ही बेस को लगेगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे सारा प्याज और बाकी जो हल्दी वगैरह है उसके बाद में हम डालेंगे, अभी उसको नहीं डालेंगे। तो हमने इसमें डाला है 2 किलो प्याज। अच्छी तरह से उसको घुमाए ताकि जो ऑयल है वो सब तरफ अच्छे से फैल जाए। अब प्याज का ये है, आपने इसका एक नुस्खा देखा होगा, जो जिनको खाना बनाने की मेल्स फीमेल्स को आदत है उनको पता है कि इस मोमेंट पे अगर हम चुटकी भर नमक अगर डालें तो प्याज जल्दी पक जाता है। वो कैटलिस्ट का काम करता है। अब इस केस में कैटलिस्ट तो हम उसको डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो उसका पार्ट भी बन रहा है। जैसे कैटलिस्ट यानी ये होता है कि उसके प्रेजेंस से मेन जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। यह स्टेज ज़्यादा टाइम लेने वाला है। इसको कम से कम 20 मिनट इसको लगते हैं कि वो अच्छी तरह से पक जाए, लेकिन ये इंश्योर हमको करना पड़ता है कि हम उसको बीच बीच में हिलाते रहें। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ नीचे जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है उसको मैं
निकालो ताकि वो बाद में बर्न ना हो जाए। जो नीचे चिपका हुआ है उसको मैं थोड़ा सा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने दिया हुआ है स्पैटुला लकड़ी वाला, तो उससे ज़्यादा स्क्रैचेस तो नहीं आएंगे, लेकिन थोड़े बहुत स्क्रैचेस तो आते ही हैं। अब ये है कि भाई अगर हम पॉट्स और पैन्स इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए तो उसको सारी ज़िंदगी उसको स्क्रैच आए ही ना। सेम तरीके से जैसे अगर हम खाना बनाते हैं तो हमको कभी भी तेल का छींटा हमारे हाथ के ऊपर ना आए, या फिर रोटी बनाते वक्त हमको जो तवा है उसकी हीट हमको ना लगे, ये तो होने वाला नहीं है। तो ये पकड़ के चलिए तो वो तो होगा। इसको हर 2 मिनट में हम इसको घुमाएंगे। वैसे जिनको इंटरेस्ट है उनको बीरबल की कथा तो उनको पता ही होगी। तो एक विद्वान अकबर के दरबार में आते हैं और उनको रिडल देते हैं कि 3 सवाल मैं दूंगा, तीनों सवाल का जवाब एक ही होना चाहिए। तो 3 सवाल ये थे कि घोड़ा यानी हॉर्स क्यों रुक गया, ये पहला सवाल। भाकरी यानी रोटी क्यों जल गई, ये दूसरा सवाल। और अचार खराब क्यों हुआ। तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद किसी को जवाब नहीं आता है तो आपको पता ही है, फिर बीरबल नाम का जो होशियार व्यक्ति होता है वो सोच के उसका एक ही जवाब देता है, क्योंकि घुमाया नहीं। जैसे घोड़े के बारे में जो है तो उसका जो चाबुक होता है वो घुमाया नहीं। रोटी का ये है कि जल गई क्योंकि वो पकते वक्त घुमाई नहीं। और अचार जैसे उसको हम छोड़ते हैं तो बिल्कुल हम उसको घुमाए ही अगर ना तो वो भी खराब हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो ये हमने प्याज डाला हुआ है उसको अगर हम बीच बीच में नज़र ना घुमाए तो ये अच्छी तरह से नहीं पकेगा। दोस्तों इसकी खुशबू आना जो चालू हुई है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से तो वो खुशबू आपके पास नहीं पहुंचा सकता हूं, लेकिन केवल आपको यह अश्योर करता हूं कि अभी जैसे जैसे प्याज पक रहा है इसमें तेल के ऊपर, और जो खुद उसमें वाटर कंटेंट है, पानी जो उसमें खुद पानी प्याज में है उसके वजह से जो वो पक रहा है उसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया है। अभी अभी अदरक और जो लहसुन हमने उसमें डाला था वो भी, उसका भी स्मेल बाहर आ रहा है। जो हमने खड़े मसाले उसमें डाले थे उसका भी स्मेल आ रहा है। खड़ा मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो, अगर आपको हीट की वगैरह प्रॉब्लम है और अगर आप ये समझते हो कि उसको ना डाला जाए तो दैट्स एब्सोल्युटली ऑप्शनल, कोई ज़रूरत नहीं डालने की। हमारे मिक्सी का काम हो गया है, हम उसको थोड़ा सा पानी डाल के धो देते हैं और रख देते हैं ताकि डिश वॉशर में जब हम उसको डालेंगे तो अच्छे से निकल जाए। तो जो नए बंदे हैं जो अभी अभी कुक करना चालू जिन्होंने किया है, चाहे वो लड़कियां हो लड़के हो या फिर जो फीमेल्स है उनका काफ़ी समय, जिनको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुकिंग की होती है इन जनरल, तो उनको खाना करियर का वगैरह, उनके स्टडीज़ का वगैरह टाइम होता है, तो जब तक खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए तब तक उन्होंने 1-2 व्यंजन छोड़ के जनरली उन्होंने बनाया नहीं होता। अब आप जानते हैं वो कि वो 1-2 व्यंजन क्या है, चाय कॉफ़ी और मैगी। तो उनके लिए यहाँ पे ये है कि जब इस तरह से जब कुकिंग प्रोसेस अब बीच में चालू हुआ है तो किचन में हमने जो बहुत सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई है
कुकिंग के लिए हमने ली हुई थी, तो उसको सवार के रखना चालू करो। जैसे मैं ये जो हमारा कटर है, चॉपर है, जो भी आप उसको बोलोगे, कटर बोलो, चॉपर बोलो, उसको मैंने रनिंग पैड के नीचे रख के उसको एक रीजनेबली उसको क्लीन किया है। या फिर जो कटिंग पैड था जो हमने इस्तेमाल किया था, कटिंग पैड को भी मैंने रीजनेबली क्लीन करके बाजू में रख दिया है। जो हमारा मिक्सी का पॉट था उसको भी रीजनेबली क्लीन करके मैंने बाजू में रख दिया है। तो और 2 मिनट में उसको अच्छी तरह से घुमाना है ताकि वो नीचे बर्न ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि नीचे थोड़ा बर्न हो रहा है, कोई बात नहीं, आपका जो स्पैचुला है उससे अच्छी तरह से उससे निकाल लो। उसका दूसरा तरीका ये होता है कि थोड़ा सा पानी डालो उसमें ताकि वो बर्न ना हो। अगर आप प्रीफर करते हो तो बिल्कुल थोड़ा यानी मे बी 2 या 3 टेबल स्पून थोड़ा सा प्याज बाजू में ले लो, थोड़ा 2-3 टेबल स्पून पानी डालो और उसको जो बर्न एरिया है उसको निकाल लो। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, कुकिंग जब आप कर रहे हो तो ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है। अब मैंने इतना दिनों से मैं खाना बना रहा हूँ तो बहुत सारी बार गलतियाँ हो जाती है, कुछ भूल जाता हूँ, कुछ रह जाता है, तो इट्स ओके, ह्यूमन नेचर है। लेकिन हम जितना प्रोसेस ओरिएंटेड हम खाना बनाने को हम अगर कन्वर्ट कर दें तो हमारा जो इंट्यूशन से और हमारे इंस्टिंक्ट से इंग्रेडिएंट्स डालना या फिर प्रोसेस को ऑब्जर्व करना, ये जो चीज़ें हैं वो उसमें से निकल जाएंगी। अब काउंटडाउन जो है वो 13 मिनट 20 सेकंड के लगभग चल रहा है, तो मैं इसमें 13 मिनट होने दीजिए, तब हम उसमें हल्दी और जो हमको मसाला उसमें अगर ऐड करना है अभी तो हम उसमें ऐड करेंगे। चलिए 13 मिनट हो गए हैं तो मैं हल्दी ऐड कर रहा हूँ, 1 2 और 3। जो मसाले का जो एक मेजरिंग स्पून है, टेबल स्पून जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने 3 टेबल स्पून उसमें ऐड किया है। और इस वक्त मैं मीडियम को मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है। अब तक हाई था, अब मैंने उसको मीडियम को शिफ्ट किया हुआ है। और हम कसूरी मेथी अब यहाँ पे हम डालेंगे। कसूरी मेथी का ये है कि जो एक बाउल है वो भर के कसूरी मेथी डालनी है। जो खाने का हमारा कुकिंग का जो बाउल होता है वो एक बाउल भर के कसूरी मेथी कुछ इस तरह से क्रश करके हमको डालनी है। घुमा लेते हैं और बाद में आगे का मसाला बाद में ऐड करते हैं। जो दोस्तों सुगंध आ रहा है, अभी मैंने हल्दी ऐड किया और कसूरी मेथी ऐड की, उसके बाद में जो सुगंध आ रहा है दोस्तों, वो तो बिल्कुल अभी से मुझे फीलिंग आ रहा है कि जब ये पूरी ग्रेवी बनेगी और जब अलग अलग सब्जी में जाएगी तो बच्चे कितना चाव से उसको खाएंगे। चलिए कसूरी मेथी मैंने डाल दी है और उसको बंद करके अपने प्लेस में उसको मैंने शिफ्ट कर दिया। तो सप्लाई चेन में बोलते हैं प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन प्लेस। अब इस मोमेंट पे मैं डाल रहा हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च का होता ये है कि वो तेज़ बिल्कुल नहीं होती, यानी हॉट नहीं होती वो, लेकिन टेस्ट और सुगंध उसमें बहुत बढ़िया आता है। और मैं डाल रहा हूँ इस मोमेंट पे, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है,
लेकिन किचन किंग मसाला में मैंने चार टेबलस्पून मैंने किचन किंग मसाला डाला हुआ है। अब इस ग्रेवी का ये है कि जब हम बाद में इसको हम अलग अलग व्यंजनों में इस्तेमाल करेंगे तो सब्जी का मूल टेस्ट, और तब हम सब्जी के अनुसार जो दूसरे मसाले इसमें हम ऐड करेंगे तो उन मसालों का टेस्ट, ये दोनों मिलके फिर वो सब्जी का पूरा टेस्ट बनता है। अब हम मसाले क्यों डालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट के लिए, सवाल ही नहीं आता। कुछ मसालों में तो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है, और कुछ मसालों में हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कोई मसाले किसी को सूट नहीं होते, कोई मसाले किसी को ज़्यादा सूट होते हैं, तो उस अनुसार मसालों का चयन होता है। तेल की क्वांटिटी प्रॉपर होना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे से जो भी हमने अभी इसमें कंटेंट्स डाले हैं सारे वो अच्छे से कुक होने चाहिए। और तेल एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है, तेल एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। इसके लिए तेल की क्वांटिटी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अचार में आपने देखा होगा काफ़ी भर भर के तेल अचार में गिरता है। अब इसमें यह है कि टमाटो का जो वाटर कंटेंट है उसके वजह से ये थोड़ा भी कुक हो जाएगा। इसके ऊपर रखते हैं हम थोड़ी देर के लिए, उसको लीड रख के थोड़ा क्लोज करते हैं। वो हमारे मसालों के जो कंटेनर है उसका हमारा काम हो गया है। अगर आप प्रिफ़र करते हो, मैंने इसमें नहीं डाला है, मैं इस मोमेंट पे प्रिफ़र नहीं करता हूँ, तो धनिया का पाउडर जो है वो ज़रूर आप ऐड उसमें कर सकते हो। लेकिन मेरा ये है कि हर सब्ज़ी में धनिया पाउडर ठीक नहीं लगती है, इसलिए मैंने इस मोमेंट पे धनिया नहीं डाला है। चलिए, ये दो हमने बड़े बड़े पॉट्स लिए थे, मैं उसको बेसिन में मैंने शिफ्ट कर दिया है। और मेरे पास अभी एक बड़ी डिश स्पैचुला दो वाले, एक हमारा सिलिकॉन वाला और एक हमारा वुडन वाला, दो है। और ये है हमारा न्यूट्रीकुक, जिसमें हमारी ग्रेवी बेस जो है वो अभी बन रहा है। इस मोमेंट पे मैं अभी एक बार उसको घुमाऊंगा और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। आज मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो है थोड़ा, लेकिन आपको पता है जब मैं कुक करता हूँ तो थोड़ा सा प्रमाण और प्रोसीजर जो है उसको क्वांटिफाई करना रिकॉग्नाइजेबल तरीके से, यानी जो पता चले। अगर मैं बोलूँ तो कोई भी उसको समझ सके, और मैं खुद भी अगर बाद में बनाता हूँ तो मुझे भी कंफ्यूजन ना रहे कि कितना पानी डालना है, कितना ऑयल डालना है वगैरह। ये थोड़ा पानी थोड़ा ऑयल वगैरह वगैरह वो उसको मैं बिलीव नहीं करता हूँ, तो उसको प्रॉपर क्वांटिटी डिसाइड कर ले। तो आपको पता है कि मैंने 2 किलो प्याज 2 किलो टमाटो लिए हुए हैं, 250 ml का मैंने ऑयल लिया हुआ है, और
100 ग्राम लहसुन लिया हुआ है, अदरक बिटवीन 30 एंड 40 ग्राम्स लिया हुआ है, और कड़ी पत्ता लिया हुआ है जो मैंने 4 ब्रांचेस से मैंने छील के उसको लिया हुआ था। अब मैं उसमें 160 ml मैं उसमें अभी पानी डाल रहा हूँ। कोई कोई इलेक्ट्रिक कुकर जो है वो 0 मिनट प्रेशर का भी उसमें व्यवस्था होती है। न्यूट्री कुक में 0 मिनट नहीं है, मिनिमम 1 मिनट आप प्रेशर कुक उसको लगा सकते हो। वेरी गुड। बबल्स आना अभी चालू हुए हैं। इस स्टेज पे हम इसका लीड लगा देंगे, और हमने जो 30 मिनट का हमने सॉटे मोड लगाया था उसमें बराबर अभी 3 मिनट 53 या फिर 4 मिनट अभी बचे हुए हैं। मैं उसको कर रहा हूँ कैंसिल, और मैं ले रहा हूँ प्रेशर मोड। ये हाई है, मैं उसको लो मोड पे 1 मिनट पे ले रहा हूँ। अब सॉरी, प्रेशर मोड लो, और लिया मैंने 1 मिनट पे, वो हो गया स्टार्ट। हम उसको 1 मिनट होने के बाद हम उसको इमीडिएट रोकने वाले हैं, क्योंकि केवल टमाटोज हमने डाले हुए हैं और लगभग 30 मिनट तक हमने उसको सॉटे मोड में घुमाया है। तो 1 मिनट जब यहाँ पे काउंटडाउन आ जाएगा तुरंत हम स्टॉप कर देंगे उसको। इसमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान हमको रखना है, आप प्याज कौन से तरह के ले रहे हो। अगर आप प्याज बड़े वाले प्याज अगर लेते हो जो रॉ टाइप के होते हैं, तो उसको पकने में या गलने में, जो भी आप वर्ड प्रेफर करते हो, उसको टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप छोटे और टेंडर टाइप के अगर प्याज अनियंस अगर आप लेते हो तो उसको गलने में बहुत कम टाइम लगता है। तो इस स्टेज में हमने जो 1 मिनट हमने लगाया हुआ है, इस स्टेज में आपको एक विशेष चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है कि आपको बर्निंग स्मेल तो नहीं आ रही है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का प्याज है उसको कम ज़्यादा समय लगता है। अगर आपको बर्निंग स्मेल आ रही है तो इमीडिएट आपने कैंसिल कर देना है, और NPR यानी नेचुरल प्रोसेस रिलीज की हमने वेट नहीं करनी है। इमीडिएट लीड खोलना है और स्पैचुला से, जो वुडन स्पैचुला हमने लिया हुआ है, जो भी आपके पास है, स्टील का, वुडन का, चाहे आप फाइबर का इस्तेमाल करते हो, कोई भी स्पैचुला जो आपने लिया हुआ है उससे आप उसको फटाफट से घुमाएं
तो इस स्टेज पे आपने स्मेल की तरफ ध्यान देना है कि कोई बर्निंग स्मेल तो आपको नहीं आ रही है। जब से हमने चालू किया तो 1 घंटा 10 मिनट अभी हुए हैं। अगर मैं बातों का समय हटा दूँ तो स्पीड थोड़ी तो ज़रूर बढ़ेगी। मेरे ख्याल से हम 15 मिनट हम बात कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, इसलिए 15 मिनट के आगे पीछे हम थोड़ा सा उसको हमको ज़्यादा समय लगा है। लास्ट टाइम मैंने जब किया था तो मेरा सारा प्रोसीजर 40 मिनट्स में नहीं 45 मिनट्स में हमारा ख़त्म हो गया था। तो मैं ये सोचता हूँ कि 2 किलो की ग्रेवी अगर 45 मिनट्स में बनती है ग्रेवी बेस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी वाली बात है। अब ये मुझे 15 से 20 दिन जाएगी, और मैं अगर 15 मिनट भी पकड़ के चलूँ तो हर रोज़ मुझे प्रिपरेशन करने के लिए, यानी लहसुन अदरक वगैरह मैं निकालूँ, टमाटो निकाल के उसको साफ़ करके कट करूँ, ऑनियंस कट करूँ, और फिर तेल को कढ़ाई में या फिर न्यूट्री में डाल के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने तक मैं रुकूँ। फिर उसमें मेरे इंग्रेडिएंट्स तड़का वगैरह जो भी है, ऑनियन टमाटो वगैरह डाल दूँ और उसका पकने का इंतज़ार करूँ। ये सारे प्रोसेस के लिए कम से कम 20 मिनट से कम या ज़्यादा उतना समय तो लग ही जाएगा, यानी एक बार 20 मिनट का। और वो प्रोसेस सिर्फ ये 20 मिनट, यह चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इन्वॉल्व उसमें होना पड़ता है। आप वहाँ से हिल नहीं सकते हो, कंटिन्यूस आपको ध्यान देना है और वही करते बैठना है। तो अगर मैं आपके समय की कीमत और 20 मिनट ले लूँ और इस प्रोसेस को लगने वाले 20 मिनट ले लूँ, तो टोटल 40 मिनट एक समय का सब्जी बनाने के लिए आपको लगते हैं। तो 40 मिनट आप बचा सकते हो। आप 40 मिनट में कैसे बोल रहा हूँ, जैसे ये ग्रेवी बेस बन गया तो कल के दिन में हम जब ग्रेवी बनाएंगे तो इसका ही अराउंड 100 ग्राम्स का ग्रेवी निकाल के हम उसको हमारा कढ़ाई बोलो या फिर हमारा न्यूट्री कुक बोलो, उसमें हम डालेंगे और थोड़ा गर्म होते ही बाकी मसाला और सब्जी उसमें ऐड करके, अगर वो ड्राई नहीं है तो उसके ऊपर, ड्राई या फिर ग्रेवी वाली है उसके ऊपर डिपेंड करके थोड़ा पानी उसमें हम डालेंगे। यानी अगर ड्राई है तो 50 ml वाटर उसमें जाएगा। अब कोई चीज़ों के लिए 3 to 4 टेबल स्पून पानी भी लगता है। यानी कुल मिला के ये कि पानी हम डालेंगे और उसका लीड लगा देंगे, बात खत्म। यानी इस सब चीज़ों के लिए हमको केवल 5 मिनट लगने वाले हैं और बाकी चीज़ न्यूट्री कुक खुद कर लेगा। सब्जियां कैसे डायरेक्टली डाल दें, क्योंकि आपको पता है कि जो सैटरडे या संडे है उसमें सारी सब्जियां जो हम वीक में इस्तेमाल हम करने वाले हैं वो सारी की सारी अच्छी तरह से हमने कट करके अलग अलग कंटेनर्स में फ्रीज में हमने रख देना है। चाहे आप उसको वेजिटेबल्स के आजकल जो छोटे छोटे बैग्स मिलते हैं जिप वाले वगैरह वो इस्तेमाल करो, या फिर फ्रीज ऑर्गेनाइज़र आजकल मिलते हैं प्लास्टिक वाले, फूड ग्रेड प्लास्टिक वाले, उसमें आप रखो, अच्छी तरह से रख दो। और जब हमको उसको जो सब्जियां क्लीन करके रख सकते हैं तभी के तभी क्लीन करना है। लेकिन बहुत सारी सब्जियां ऐसे हैं कट करके तो हमने रख दिया, लेकिन पानी में धो के अगर हम रखते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो वो थोड़ा ख्याल रखें, उसको नीचे न्यूज़पेपर रखें। प्रीफर नहीं करता हूँ मैं न्यूज़पेपर रखना, लेकिन आपके पास नहीं है तो रखें, या फिर जो टिश्यू पेपर होता है, जैसे मैं ये इस्तेमाल करता हूँ टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर नीचे रख के उसके ऊपर सब्जियाँ रखें, उसमें रैप करें सब्जियों को। और जब हमको कुक करना है तो वो कंटेनर निकालो, वॉशिंग के लिए जो भी आप पॉट इस्तेमाल करते हैं उसमें डालो, अच्छी तरह से वॉश कर लो और डायरेक्टली कढ़ाई में, कुकर में, न्यूट्री कुक में, जो भी आप एपरेटस इस्तेमाल करते हो उसमें डाल दो। यानी जो इन्वॉल्वमेंट है आपकी, अब रूटीन में अगर आपको सब्जी करनी है तो जैसे अगर ये सब्जी, चलिए 1 मिनट शुरू हो गया है लेकिन बर्निंग स्मेल हमको कुछ आया नहीं है, बर्निंग स्मेल हमको आया नहीं है, इसलिए हम उसको कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट होने के बाद पूरा का पूरा प्रेशर उसका रिलीज़ कर देंगे। तो कहने में रहा था कि अगर हर रोज़ आपको सब्जियों के बारे में सोचना है कि आज मैं क्या बनाऊं, वो भी तो एक स्ट्रेस है, वो भी तो एक प्रोसेस है। और वो सब्जियां लाना, अगर आप एक साथ नहीं लाते हो वीक का पूरा, तो वो भी बड़ा टाइम कंज्यूमिंग, और टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ स्ट्रेसफुल भी वो काम होता है।
बहुत सारे फीमेल्स को मैंने ये कहते हुए बात करते हुए मैंने सुना है कि आज क्या खाना बनाइए, बड़ा उनके युद्धजन्य परिस्थिति होती है वो, और फिर वो सब्जी लाए, उसको सॉर्ट करे, कट करे, क्लीन करे, वो भी तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग स्ट्रेसफुल प्रोसेस है। तो वीक में एक ही साथ आप कर दो तो बात ख़त्म, कोई टेंशन नहीं आता है। चलिए अब ये ख़त्म हो गया है, हम उसको करेंगे कैंसल। और NPR ना करते हुए, NPR आपको, अगर आप न्यूट्री कुक या इस तरह का प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर आप अगर इस्तेमाल करते हो तो आपको पता है NPR यानी नेचुरल प्रेशर रिलीज़। तो वो ना करते हुए मैं इसको दबा देता हूँ ताकि सारा प्रेशर उसका निकल जाए। अब मैंने लो प्रेशर इस्तेमाल किया हुआ था जानबूझ के, इसलिए ज़्यादा प्रेशर तो उसमें बना हुआ नहीं है। अगर आप हाई प्रेशर इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारा प्रेशर उसमें बन जाता है। तो तब सारा प्रेशर, अब याद रखें जब हम लीड निकालते हैं तो उसका तरीका ये नहीं कि इस तरह से निकालो, इस तरह से वर्टिकल नहीं निकालना है उसको। लीड अब जब निकालते हैं तो देखिए, अगर ये लीड समझो लगा हुआ है तो ये अनस्क्रू करो और इस तरह से उसको निकालो, ताकि मेरे तरफ वो लीड है और अगर उसमें से जो भी भाप आती है तो वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाए। देखिए पानी और ऑयल अच्छे से ऊपर निकल के पूरा आया है, आपने देखा होगा। इसका मतलब ये है कि वो रीजनेबली पक गया। अब मैंने लीड लगाया था इसलिए ये पॉट गर्म हो गया है। तब तक आपने देखा होगा कि मैं उसको डायरेक्टली हाथ लगा रहा था। अब मैं हाथ उसको नहीं लगा पा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे लेने पड़ेगा मेरा कुकिंग क्लॉथ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से ये पक गया है। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक स्मैशर है तो वो इस्तेमाल आप कर सकते हो। मेरे पास इलेक्ट्रिक नहीं है, मैं कुछ लाने वाला हूँ उसको बाद में। मेरे पास एक सिंपल वाला है, तो मैं इस तरह से उसको स्मैश करता हूँ। अभी आप ये स्मैशर का इस्तेमाल आपने पाव भाजी के लिए किया होगा, बस उसी तरह से मैं इसमें यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान रखें उसका जो वेपर्स है, जो भाप है, वो आपके हाथ के ऊपर ना आए। तो धीरे धीरे से करें, कोई उसको जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा वीडियो दोस्तों अनकट है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि समझो उसमें कुछ ख़राब हुआ या फिर 2-4 कट जोड़ के मैंने उसको करने की कोशिश की ताकि सिर्फ अच्छी वाली चीज़ ही आपको दिखे। नहीं है, उस तरह वैसा कुछ भी नहीं है। देखिए आपने देखा होगा कुछ यहाँ पे ये जमा हुआ है ना। अगर मैं प्रोफेशनल अगर तरीके से इसको दिखाऊं कि मैं कितना अच्छा कुक हूँ वगैरह, तो मैं कट वाले वीडियो इस्तेमाल करके, लेकिन उसमें कोई मज़ा नहीं है, उसमें आप कुछ देखोगे नहीं। अब भाप निकल गई है तो मैं उसको थोड़ा सा स्पीड से कर सकता हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्मैशर है तो थोड़ा सा ठंडा होने दे और ठंडा होने के बाद में उसको स्मैश करें। स्मैश करने के बाद आपने उसकी लीड लगा देना है, लीड को खुला नहीं छोड़ना है ताकि थोड़ा सा वो और कुक अच्छे से हो जाए, सारे जूसेस एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। वेरी गुड। अब मेरा मेन प्रोसेस यहाँ पे हो गया है। अगर आपको फाइन ग्रेवी यानी एकदम से जिसमें प्याज और टमाटो बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए, अगर इस तरह की आपको पसंद है तो इसको ठंडा होने दे और ठंडा होने के बाद फिर मिक्सी से उसको निकालें।
देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह की ग्रेवी बनके हमारी रेडी है। अब जब ये ठंडी होगी तो मैं अलग अलग उसको कंटेनर्स में, जार्स में, एयर टाइट जो हमारे कंटेनर है उसमें शिफ्ट करके फ्रीज़ कर दूंगा। देखिए, अगर आपको ये जो टमाटोज़ आपको दिख रहे हैं, ये अगर आपको पसंद नहीं है ऐसे आपकी ग्रेवी में, तो ठंडा होने के बाद आप उसको मिक्सी से निकालें और फिर कंटेनर में शिफ्ट करें। अगर आपको इस तरह की दरदरी टाइप की ग्रेवी अच्छी लगती है तो आपकी ग्रेवी इस मोमेंट पे बन गई है। तो आखिरी में मैं रिपीट करता हूँ, हमने इसमें क्या इस्तेमाल किया। मैंने लिया था 2 किलो टमाटो या फिर 20 टमाटोज, 20 अनियन, 100 ग्राम लहसुन, 30 to 40 ग्राम अदरक, 4 टेबलस्पून कैप्टन किचन किंग मसाला, 5 टेबलस्पून हल्दी, 1 टीस्पून यानी छोटा वाला चम्मच जो घी परोसने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर टी पाउडर हम जब चाय बनाते हैं जब वो इस्तेमाल होता है, तो इस तरह का 1 टीस्पून क्या कहते हैं उसको, हिंग का हमने इस्तेमाल किया है। 4 ब्रांचेस का हमने लिया हुआ है कड़ी पत्ता, और 1 बाउल भर के हमने लिया हुआ है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी अगर आप प्रेफर करते हो तो इस मोमेंट पे कसूरी मेथी उसमें डाल के लीड लगा दो, वो भी एक तरीका है। ऑयल हमने लिया हुआ है 250 ml। ऑयल की क्वांटिटी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी तरह से वो कुक होना चाहिए और वो प्रिजर्वेटिव का भी ऑयल काम करता है। तो इस तरह की बनी बनाई ग्रेवीज भी अगर आप अमेज़ोन में जाओ तो आपको मिलेगी। मेरे ख्याल से नॉर की एक ग्रेवी है, 1 किलो मेरे ख्याल से वो 150 रुपये के इन आउट कुछ मिलती है। लेकिन मैं नहीं प्रेफर करता हूँ कि ऐसी प्रिपेयर्ड ग्रेवी में इस्तेमाल करो। आपको वाइट ग्रेवी भी मिलेगी, ब्राउन भी मिलेगी, नॉर की टोमेटो ऑनियन बेस वाली भी ग्रेवी आपको मिलेगी, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं ये ऐसे बनाई वाली ग्रेवी प्रेफर करता हूँ। अब मैं इसको होने दूंगा ठंडा, और मैंने अभी इसको स्मैश किया है, तो इसके लिए उसको मैं वार्म मोड में कुछ देर के लिए रखूँगा, और वो रात में ठंडा हो जाएगा। फिर सुबह उसको मैं कंटेनर्स में शिफ्ट कर दूंगा। मैंने कीप वार्म मोड में उसको चालू कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट वो 10 घंटे का है। 10 घंटे तो मैं उसको इतना तो मैं नहीं रखूँगा, कुछ काम है, लगभग आधे घंटे का मेरा काम पड़ा हुआ है। तो आधे घंटे के बाद में मैं वार्म मोड कैंसिल करके न्यूट्रीकुक को ऐसे ही मैं रखूँगा, और सुबह उसको अलग और कंटेनर्स में उसको शिफ्ट कर दूँगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज आपने कुछ नया आपने देखा है, आपको कुछ आइडियाज़ आपके खुद के डेवलप हुए हैं, और आपको मैं आग्रह करूँगा कि ये जो मैंने ग्रेवी बनाई वो आप भी खुद बना के ज़रूर देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं लाइव आने वाला हूँ फिर से, वो उस लाइव में हम देखेंगे कि ये ग्रेवी का यूज़ करके हम अलग अलग सब्जियां हम कैसे बनाते हैं। कल के लिए मैंने प्लान किया हुआ है मैं एक्जॉटिक ग्रेवी बनाऊं, एक्जॉटिक सब्जियों की ग्रेवी बनाऊं, जो मेरे बड़े बेटे को पसंद है, वो गांव से आ रहा है। देखते हैं कल मैं बना पाता हूँ ना बना पाता हूँ। और मेरी कोशिश ये होगी कि सारा खाना 4 लोगों का बिटवीन 30 मिनट्स एंड 45 मिनट्स बन जाए, जिसमें मेरी खुद की इन्वॉल्वमेंट 15 मिनट से ज़्यादा ना हो। तो जब तक ये बाकी का खाना बनेगा तब तक मैं यानी जनरली वॉकिंग करता हूँ घर में ही। मैं इधर उधर जो है तो वॉक करता हूँ, मोबाइल हाथ में लेके कुछ गाने सुनूंगा, कुछ डॉक्यूमेंट्री सुनूंगा, कुछ न्यूज़ आइटम सुनूंगा, या फिर कुछ डिस्कशन होगा। इस तरह से मैं बाकी का टाइम मेरा थोड़ा सा मेरे हिसाब से मेरे हॉबीज़ के लिए वगैरह मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ऑलमोस्ट 1 hour and 25 minutes. You take good care of yourself, and bye bye.